नमस्कार भैया बहनों। कल के वीडियो में हमने जाना कि आज हम कक्षा 7वीं के पाठ पहले का दूसरा वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ का सारांश भावार्थ हमने पहले वीडियो में देखा था। आज के वीडियो में इस पाठ के हम क्या कर रहे हैं कि प्रश्नोत्तर देख रहे हैं। कौन कौन से प्रश्न इस पाठ में हमसे पूछे गए हैं उस पाठ के हम इन प्रश्नोत्तरों की हम चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न में क्या कहता है कि हर तरह की सुख सुविधा पाने के बाद भी हर तरह की सुख सुविधा पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहता। आपको हर तरह की सुख सुविधा मिल जाती है फिर भी आप कमरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। तो आइए जानते हैं कि इसमें क्या कहते हैं कि पक्षी के पास वो सारी सुख सुविधाएं हैं जो उन्हें प्रिय हैं, ठीक है। वे इस खुले आकाश में, उत्तर लिखना शुरू कीजिए। पक्षी के पास वह सारी सुख सुविधाएं हैं जो उसे प्रिय है, लेकिन क्या करना नहीं चाहते, वह खुले आकाश की आजादी पूर्वक उड़ना चाहते हैं। लेकिन वे इस खुले आसमान में आजादी पूर्वक उड़ना चाहते हैं। वे इस खुले आसमान में आजादी पूर्वक उड़ना चाहते हैं। इस प्रकार की उड़ान उनमें क्या करती है, इसमें नई उमंग बढ़ती है, वे प्रसन्नता से भर देती है। इस प्रकार की उड़ान उनमें नई उमंग व प्रसन्नता से भर देती है। जब वह खुले आसमान में ऊंचे उड़ते हैं तो वह उड़ान क्या करती है, उनको प्रसन्नता से भर देती है, उनमें नई उमंग भर देती है, जो कि उनको ये उस पिंजरे में क्या होती है, नहीं मिल पाती है। वो सुख सुविधा उनको क्या नहीं मिल पाती है, वो सुख सुविधाएं उनको उस पिंजरे में नहीं मिल पाती है। इसलिए हर सुख सुविधा पाकर भी पंछी क्या होता है कि बंद पिंजरे में नहीं रहना चाहता। वो सभी वो उमंग वह प्रसन्नता उसको बंद पिंजरे में नहीं मिल पाती है। इसलिए सभी सुख सुविधा के बाद भी पंछी बंद पिंजरे में नहीं रहना पंछी बंद पिंजरे में क्यों नहीं रहना चाहता है, क्योंकि उसको हर प्रकार की सुविधाएं मिल रहे हैं। उनको सोने के कटोरे में मेवे मिल रहे हैं, उनको पानी मिल रहा है, वो सोने के कटोरे पिंजरे में बंद हैं, तो भी पंछी खुश नहीं है। क्यों नहीं खुश है, क्योंकि उसको वह चीज नहीं मिल रही है जिससे उसमें उमंग मिलती है, जिससे उसमें प्रसन्नता मिलती है। और उसमें उमंग और प्रसन्नता कब मिलती है, जब वह खुले आसमान में उड़ता है। हमने पिछले पाठ में देखा था कि एक दूसरे पंछी है जो क्या करते हैं, आपस में होड़ लगाते हैं। एक दूसरे पंछी आपस में होड़ लगाते हैं, उनकी सांसों की डोरी तनती है, यानी उनकी सांसें तनती है, उनकी सांसें खोलते, फिर भी वह उड़ना चाहते हैं, फिर भी वह दौड़ना
चाहते हैं, जबकि पिंजरे में वह दौड़ नहीं सकते। अगर उड़ने की कोशिश करेंगे तो उनके पंख जो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से इस पाठ में क्या कहा है कि पक्षी के पास में वह सभी सारी सुख सुविधाएं हैं जो उसे प्रिय हैं। उसको प्रिय है, यानी कि उसको मेवे, काजू, पानी सब प्रिय हैं, लेकिन वो इस खुले क्या करना चाहते हैं, वे खुले आसमान में आजादी पूर्वक उड़ना चाहते हैं। वे खुले आसमान में आजादी, जैसे कि आपको मोबाइल पसंद है, आपको टीवी पसंद है, आपको सारी सुख सुविधाएं आपके पास में है ना। तो पंछी के पास भी सारी सुख सुविधाएं हैं। वे नदियों झरनों का जल पीना चाहते हैं, वे पेड़ों की डालियों पर झूला झूलना चाहते हैं, वे अपने मित्रों के साथ में उड़ना चाहते हैं, ना। तो वो सारी सुख सुविधाएं, उनको आप पिंजरे में बंद मत कीजिए, उनको आप मेवे मत खिलाइए, उनके पास में पहले से ही सारी चीजें हैं, वह खुश है अपनी जिंदगी से। तो पंछी के पास में सारी सुख सुविधाएं हैं जो उसे प्रिय हैं, लेकिन वे इस खुले आसमान में आजादी पूर्वक उड़ना चाहते हैं। इस प्रकार की उड़ान उनमें क्या करती है, नई उमंग बढ़ती है, उनमें प्रसन्नता बढ़ती है। वो उमंग व प्रसन्नता उसको कहाँ नहीं मिलती है, वह उमंग और प्रसन्नता उसको बंद पिंजरे में नहीं मिलती है। इसलिए सभी सुख सुविधाओं के बाद भी पंछी क्या करना चाहते हैं, खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न हमें क्या कहता है कि पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहता है। हमने देखा था पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छा पूरी करना चाहता है, या चाहते हैं कि पक्षी खुले आसमान में उड़ करके उन्मुक्त रह करके अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहता है। तो आपको जानते हैं पक्षी उन्मुक्त रह करके जंगल की कड़वी नींबू खाना चाहते हैं, उनको काजू मेवे पसंद नहीं है, वे नदियों और झरनों का शीतल जल पीना चाहते हैं, वे अपने क्षितिज के अंत तक उड़ करके जाना चाहते हैं, यानी कि जहां पर पृथ्वी और आसमान आपको दूर देखते तो बादल है तो इस प्रकार से झुके हुए मिलते हैं, तो पंछी जो वहां तक उड़ना चाहते हैं। इसके लिए उनको अपने प्राणों को भी चिंता नहीं है कि उनके प्राण भी चले जाए, लेकिन वह उस आसमान तक क्या करना चाहते हैं, उड़ करके जाना चाहते हैं, वह दूर आसमान तक उड़ करके जाना चाहते हैं। आपने देखा होगा छोटे छोटे पक्षी ऊंचे आसमान में उड़ते हैं, क्यों उड़ते हैं, क्योंकि उनको क्षितिज तक जाना है ना। तो लिखिए आप, पक्षी उन्मुक्त रह करके जंगल की कड़वी नींबोरी खाना चाहते हैं, वह नदियों व झरनों का स्वच्छ जल पीना चाहते हैं तथा वह अपने साथियों के साथ खुले आसमान में क्षितिज तक उड़ना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें अपने प्राणों तक की भी चिंता नहीं है। प्रश्न क्या है, पक्षी उन्मुक्त रह करके अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहता है। तो पक्षी उन्मुक्त रह करके जंगल की कड़वी नींबोरी खाना चाहते हैं। पंछी उन्मुक्त रह करके जंगल की कड़वी नींबोरी खाना चाहते हैं, उनको काजू मेवे पसंद नहीं है। वह नदियों व झरनों का स्वच्छ जल पीना चाहते हैं, मीठा पानी झरनों का पीना चाहते हैं। वे अपने साथियों के साथ खुले आसमान में ऊंची होड़ लगाना चाहते हैं, कहां तक, क्षितिज तक। इसके लिए उन्हें अपने प्राणों की भी चिंता नहीं है, इसके लिए उनके प्राण भी चले जाए फिर भी उनको इसकी चिंता नहीं है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न हमें कहता है कि भाव स्पष्ट कीजिए। अब हमें एक पंक्ति दे रखी है,
उस पंक्ति का हमें क्या स्पष्ट करना है कि भाव स्पष्ट करना है। कौन सी पंक्ति है? या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। एक पंक्ति दे रखी है, उस पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है। मैं अब ये साफ कर रहा हूं, ठीक है। आपको क्या करना है कि वीडियो को रोकना है, वीडियो को रोक करके इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं, ठीक है। अब मैं इनको मिटा रहा हूं। या तो क्षितिज, तीसरा प्रश्न है, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। प्रश्न 3, भाव स्पष्ट कीजिए। पंक्ति क्या है? या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। अब इस पंक्ति का अर्थ मैं नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि पाठ का सारांश मैंने आपको बताया है। अब इस सारांश के आधार पर आपको क्या करना है कि इसका पूरा का पूरा सार लिखना है। लेकिन अर्थ में थोड़ा सा बता देता हूं। क्षितिज का अर्थ क्या होता है बताओ? तो क्षितिज का अर्थ होता है जहां पृथ्वी और आसमान आपस में मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्षितिज कहते हैं, ठीक है। अब या तो क्षितिज मिलन बन जाता, जब मैंने बताया था कि दो भैया आपस में दौड़ते तो उनमें होड़ लगती है। क्षितिज मिलन बन जाता कि एक भैया तो लक्ष्य तक पहुंच जाता है, कुछ पक्षी पीछे रह जाते हैं। लेकिन जब पक्षी क्षितिज तक पहुंच जाते हैं तो या तो मिलन हो जाता है या उनके सांस क्या हो जाती है? तंत्री लग जाती है। उनकी सांस क्या हो जाती है? फूलने लग जाती है। क्योंकि सभी पक्षियों की क्या होती है कि लालसा होती है कि वह क्षितिज तक जाए, है ना। तो पक्षी है तो क्या करना चाहते हैं? दूर तक उड़ना चाहते हैं और वह वहां पर जाना चाहते हैं। या तो क्षितिज का सामना करना पड़ सकता है या तो वह क्या कर सकते हैं कि अंतिम छोर तक प्राप्त कर लेते हैं। अन्यथा वह क्या हो जाता है कि उनके प्राणों का भी न्योछावर हो जाता है, उनके प्राण भी चले जाते हैं। जब सांसें फूलने लग जाती है, सांसों की डोरी तनने लग जाती है तो उनके प्राण भी चले जा सकते हैं, उनका अंत भी हो सकता है। जैसे मैंने इसमें बताया ना कि पंछी उन्मुख रह करके अपनी इच्छा सारी पूर्ण करना चाहते हैं, अपने साथियों के साथ में खुले आसमान तक उड़ना चाहते हैं। इसके लिए उनको अपने प्राणों को भी न्योछावर करना पड़े तो भी इसकी चिंता नहीं है। या तो उनके क्षितिज से मिलन हो जाता है या उनके प्राण भी चले जा सकते हैं, उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इसके लिए वे खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। इसका सारांश आपको लिखना है। अब कुछ व्याकरण के प्रश्न हैं, उन प्रश्नों की चर्चा करते हैं, फिर आपके लिए कुछ प्रश्न और होंगे। जैसे पहले आ रखा है आपके एक विशेषण आ रखा है और एक समास के बारे में दे रखा है। विशेषण क्या है और समास क्या है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। विशेषण क्या है? तो देखिए पहले नाम दे रखा है स्वर्ण श्रृंखला, दिया हुआ स्वर्ण श्रृंखला, और लाल किरण सी रेखांकित शब्द में गुणवाचक विशेषण है। प्रश्न क्या है? भाषा की बात से है। प्रश्न है स्वर्ण श्रृंखला व लाल किरण सी में गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण है। अब गुणवाचक विशेषण क्या होता है? सबसे पहले विशेषण क्या होता है तो इसके बाद में यानी कि इस पाठ के बाद में मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, उसमें आपको विशेषण, विशेष्य, प्रविशेषण और विशेषण के भेदों के बारे में आपको पूरा मैं बताऊंगा, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखना। तो गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो जो विशेषण शब्द किसी पदार्थ के रंग, रूप, गुण, दोष, आकार, दशा, दिशा, स्थिति, स्थान, काल, स्पर्श आदि की विशेषता को प्रकट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो परिभाषा लिखिए गुणवाचक विशेषण की पहले। तो लिखिए जो विशेषण शब्द
जो विशेषण शब्द किसी पदार्थ के रंग, रूप, दशा, दिशा, आकार, अवस्था, स्थिति, क्या क्या, रंग, रूप, आकार, दशा, दिशा, स्थिति, गुण, दोष, स्थान, काल, स्पर्श आदि का बोध करवाए, उसे गुणवाचक विशेषण कहते गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण शब्द किसी पदार्थ के रंग, रूप, दशा, दिशा, आकार, अवस्था, स्थिति, गुण, दोष, स्थान, काल, स्पर्श आदि का बोध करवाए, उसे हम क्या कहते हैं कि गुणवाचक विशेषण कहते हैं। कैसे? काली गाय, भूरी भैंस, लाल पतंग, ये सारी क्या बता रहे हैं? पतंग की विशेषता बता रहे हैं, गाय की विशेषता बता रहे हैं, सफेद कमीज, काली पैंट, है ना, ये इनकी विशेषताएं बता रहे हैं। तो ये सभी क्या है? मीठी जलेबी, है ना, तो ये सभी विशेषताएं हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? जैसे अपने पाठ में भी आ रखा है, अपने पाठ में कौन कौन से शब्द आ रखे हैं? जैसे पाठ के नाम लिख रहा हूं मैं यहां पर, पुलकित पंख, स्वर्ण श्रृंखला, और एक नाम आप बोलिए, क्या है उस नाम? उन्मुक्त गगन। एक और बताइए, मेवे कैसे होते हैं? मीठे। तो निम्बोरी कैसी होती है? कड़वी। निम्बोरी विशेषता बता रहे हैं ना कि निम्बोरी कैसी है। तो ये सभी आपके गुणवाचक विशेषण है। एक प्रश्न आ रहा है आपका समास का, कि समास किसे कहते हैं? कौन सा समास है? समास का भेद दे रखा वहां पर, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? कि वह समास जिसमें दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, और उनके बीच में क्या होता है कि योजक चिन्ह होता है। तो ये प्रश्न आप उतार लेना। अगला प्रश्न है द्वंद्व समास के बारे में। और क्या दे रखा है उसमें? उसमें दे रखा है भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्हों को समासिक चिन्ह कहते हैं। जैसे नाम दे रखा भूखे प्यासे, भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। भूखे प्यासे में समासिक चिन्ह लगा हुआ है। भूखे प्यासे में यह समासिक चिन्ह लगा हुआ है, और इस चिन्ह कैसे और का संकेत मिलता है, भूखा और प्यासा। तो इस चिन्ह से हमें किसका संकेत मिलता है? इस चिन्ह से हमें और का संकेत मिलता है। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है भूखे प्यासे, भूखे और प्यासे। अब द्वंद्व समास किसे कहते हैं? पहले द्वंद्व समास की परिभाषा जानते हैं, फिर इसके हम 10 उदाहरण लिखेंगे। पहले समास जानते हैं, द्वंद्व समास किसे कहते हैं? वह समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो, उसे
द्वंद्व समास कहते हैं। समास के चार भेद होते हैं, ठीक है। चार भेद किस प्रकार से होते हैं? एक प्रथम पद प्रधान होता है, एक उत्तर पद प्रधान होता है, एक दोनों पद प्रधान होते हैं और एक अन्य पद प्रधान होता है। प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर द्वंद्व समास की बात है। वैसे तो आपकी कॉपी में समास के 6 भेद मिलेंगे, लेकिन वो तत्पुरुष समास के द्विगु समास और क्रमधारय समास तत्पुरुष समास के ही उपभेद हैं, ठीक है। तो समास के 4 भेद होते हैं। द्वंद्व समास वह समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अब इसके उदाहरण कैसे हैं? जैसे यहाँ पर हम जैसे माता पिता, माता और पिता, है ना, सुख दुख, सुख और दुख, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं तो यहाँ पर केवल चिन्ह बता रहा हूं और बीच में आपको लगाना है। सुख दुख, धूप छांव, धूप और छांव, दिन रात, खाते पीते, खाते पीते, दिन रात, इनके बीच में चिन्ह आपको लगाना है, ठीक है। हंसते गाते, पाप पुण्य, सुबह शाम, हंसते गाते, पाप पुण्य, सुबह शाम, ठीक है। और बात करें तो बुरा भला, सही गलत, ऊंच नीच, बुरा भला, सही गलत, ऊंच नीच। इसी प्रकार से आपको भी 5 और उदाहरण लिखने हैं। कितने उदाहरण लिखने हैं? 5 और उदाहरण लिखने हैं, ठीक है। अब आपको इस पाठ के प्रश्न, एक तो प्रश्न आपको तीसरा मिला था करने के लिए, अब कुछ प्रश्न आपको और दे रहा हूं मैं यहाँ पर स्क्रीन को रोक करके, और ये समास आपको लिखने हैं, ठीक है। अगले प्रश्न आपको लिखने, नोट कीजिए आप, ये प्रश्न आपको अपने आप करने हैं। पहला प्रश्न नोट कीजिए, पक्षियों को पालना उचित है? हम पक्षियों को पालते हैं, क्या उचित है अथवा नहीं? इसमें आपको अपने क्या करने हैं? विचार देने हैं। क्या आप पक्षियों को पाल सकते हैं या आप पक्षियों को नहीं पाल सकते हैं? दोनों के बारे में आपको क्या करना है? विचार देना है। क्या आपने या आपकी किसी जानकारी ने पक्षियों को पाला है? क्या आपने या आपके जानकार ने पक्षियों को पाला है? उन्होंने पक्षियों को पाला है तो उसकी देखभाल किस प्रकार से की जाती है? देखभाल किस प्रकार से की जाती है? अपने विचार लिखिए। इसमें भी आपको पूछना है, अगर आपने पक्षियों को पाला है या आपके माता पिता ने, चाचा चाची ने, मामा मामी ने आपके पक्षियों को पाला है तो वह उसकी देखभाल किस प्रकार से करते हैं। और तीसरा प्रश्न लिखिए कि पक्षियों को पक्षियों को हम जो पिंजरे में बंद कर देते हैं तो केवल उनकी आजादी का हनन ही नहीं होता है अपितु तो पर्यावरण भी प्रभावित होता है। जब हम पक्षियों को पिंजरे में बंद कर देते हैं तो
उनकी आजादी का हनन होता है, साथ ही अपना पर्यावरण भी प्रभावित होता है, अपना पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस पर 10 पंक्तियां लिखिए। ठीक है, इन 3 प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पक्षियों का पालन उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखने। क्या आपने अपने आसपास में जानकार में या किसी ने पक्षी पाले तो उसमें उसके विचार लिखने। और पक्षियों को पिंजरे में बंद करना उनकी आजादी का हनन भी है, और साथ में क्या होता है कि पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस पर आपको अपने विचार लिखने हैं। तो अपना पहला पार्ट पूर्ण हुआ। इस पार्ट को आपको याद करना है, और इसके आपके पर टेस्ट भी हो सकते हैं, तो हमें याद करना है और टेस्ट की भी ये जानकारी भी रखनी है। जय हिंद, जय भारत।